जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। जी हां, कश्तीगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तो डोडा में आतंकियों को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। कश्तीगढ़ से जानकारी मिल रही है, कश्तीगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी। आइए देखते हैं अंकित भट्ट की एक रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ डोडा इलाके में और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के साथ साथ पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज भी कर रहे हैं और साथ में पूरे इलाके में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह तड़के जो मुठभेड़ है वो शुरू हुई है और उसी के साथ आप देखिए कि किस तरीके का ये इलाका है, घने जंगल का ये इलाका है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ आप देखिए बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है पूरे इलाके में यहाँ पर फैले हुए हैं ताकि आतंकी इस इलाके से किसी भी तरीके से भाग ना सके। इससे पहले डोडा के देसा के घने जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें भारतीय सेना के एक अफसर समेत 4 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन सुबह तड़के ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कास्तीगढ़ के घने जंगलों में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। अंकित, कितने आतंकी हो सकते हैं जिनको घेर रखा है सुरक्षा बलों ने? देखिए, वीआरस में डोडा के कास्तीगढ़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है और वहीं अब क्योंकि अभी जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पे अभी तक सुबह के वक्त जो है वो फायरिंग की आवाज़ नहीं आई है। तो कुल मिला के अब इस इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। ये डोडा का कास्तीगढ़ का इलाका है जहां इस इलाके के घने जंगल आप देखिए, इन्हीं घने जंगलों के बीच जो है ये बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट हुआ और उसी बीच में वीआरस में तकरीबन 2:30 बजे के बाद जो है तकरीबन 4:30-5 बजे तक जो फायरिंग थी वो चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है अभी जम्मू कश्मीर पुलिस उसके साथ साथ भारतीय सेना के जो जवान हैं वो पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों का खात्मा किया जा सके जो इन घने जंगलों में ट्रैक हुए थे। इससे पहले देसा के घने जंगलों में लगातार पिछले 4 दिन से, अब क्योंकि आज चौथा दिन है, अब 4 दिन से लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। ये कास्तीगढ़ के घने जंगलों में वीआरस में जो आतंकियों और सुरक्षा बलों के जो बीच मुठभेड़ है वो हुई है। हालांकि अब सेना या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कुछ देर वेट करना पड़ेगा कि इस एनकाउंटर में कहीं कोई आतंकी तो नहीं मारा गया या फिर जो डिटेल्स है, ऑफिशियल डिटेल्स है, उसके लिए कुछ समय वेट करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पे जो जानकारी हमें जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से दी गई कि वीआरस में ये एनकाउंटर हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन अब घने जंगलों में जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है ताकि अगर इस इलाके में कोई आतंकी छुपा है उसको ढेर किया जाए। जी, चलिए शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के रुड़की में भारी बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। आसमानी आफत के बाद आम जिंदगी ठहर गई है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। रुड़की में हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। रुड़की में सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है और शहर दरिया बन गई है। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। पानी में गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। सामान पानी में डूब गए हैं। किचन तक में पानी का कब्जा हो गया है। इस तस्वीर में देखिए, शहर के बीचों बीच बना पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में भी पानी भर गया है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली और बस की स्थिति भी देखिए, पानी की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। देश में मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी भारी बारिश हो रही। ये रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां तेज बारिश के बाद पूरे इलाके में जल जमाव देखने को मिला। नदियों के जल स्तर बढ़ने के बाद बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन का इंतजार करते करते लोगों ने खुद ही घरों से पानी निकालना शुरू कर दिया। ये हाल सिर्फ चंद्रमणि अमर भारती कॉलोनी का ही नहीं, बल्कि पूरे देहरादून में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में मेन रोड पर भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। तो पहाड़ों से आ रहा पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बाढ़ की मार पड़ी है। किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ की ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में खेत का नामो निशान नहीं दिख रहा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गन्ना और धान की फसल पानी में डूब गई है। बारिश के बाद मोहना और सुहेली नदी का जलस्तर बढ़ने से दुधवा नेशनल पार्क में कई फीट पानी भर गया है। जंगल में पानी भरने के बाद आसपास के गाँवों में जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया है। जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए पानी भरे होने के बावजूद पेट्रोलिंग की जा रही है। इस तस्वीर में देखिए, लोगों के सीने तक पानी भरा हुआ है। 4 से 5 फीट पानी से होते हुए लोग आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के बाद हरदा नदी नाले उफान पर है। हरदा में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां सड़कों के ऊपर से बहने लगी है। इसी बीच हरदा से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें हरदा जिले के हंडिया इलाके की है। देखिए कैसे एक युवक सड़क पार करते वक्त पानी की चपेट में आ जाता है और उसकी बाइक पानी में बहने लगती है। बाइक सवार किसी तरह अपनी जान बचाता है, लेकिन उसकी बाइक पानी में बहने लगती है। फिर कई लोग मिलकर बाइक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इधर असम के गोलपाड़ा में भी ब्रह्मपुत्र नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बाढ़ की वजह से कई जिले प्रभावित हो गए। ड्रोन से ली गई तस्वीर असम के गोलपाड़ा जिले की है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर बढ़ने से पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी ने मिट्टी की कटान शुरू कर दी है। नदी में पानी बढ़ने से गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया है। खतरे को देखते हुए लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। अब तक सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पे जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत लोग वगैरह सब है, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है, बहुत सारे आदमी यहाँ पे चला गया। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए रील की सनक लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। रील की सनक में मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनवी कामदार की रील बनाते हुए 350 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। अनवी कादर मुंबई के रायगढ़ में ऊंची पहाड़ी पर झरने के सामने रील बना रही थी। इसी दौरान अनवी का पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गई। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को रिकवर कर लिया है। घटना 16 जुलाई की है। अनवी अपने 7 दोस्तों के साथ रायगढ़ के कुंभे वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गई थी। उसी दौरान रील्स बनाते वक्त यह हादसा हो गया। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक और ड्रंक और ड्राइव का मामला सामने आया है। यहां पर तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे लोडर को टक्कर मारी। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला हिस्सा चिपटा हो गया। टेम्पो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टेम्पो का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे के बाद की तस्वीर को देखकर आप कार की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। हादसा पुणे के मांजरी इलाके में हुआ। कार चलाने वाला नशे में था। एनसीपी एसपी के पूर्व नगर सेवक बंडू गायकवाड़ का बेटा सौरभ गायकवाड़ कार चला रहा था। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 40 से अधिक याचिकाओं पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस की पीठ करेगी याचिका पर सुनवाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों में कहा था कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीएम को हार के कारणों के बारे में बताया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। चौधरी ने पीएम मोदी को यूपी में खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी दी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को बताया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासन के चलते खराब प्रदर्शन रहा। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से बीजेपी मतदाताओं के नाम भी हटाए गए हैं। प्रशासन के रवैये से कार्यकर्ता नाराज थे। बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई। जी हां, ईडी ने आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव के पटना, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के हाथ लगे कई दस्तावेज में दोनों के बीच साठगांठ के सबूत भी मिले हैं। ईडी को छापेमारी में 15 कीमती घड़ियां, 1 किलो से ज्यादा सोना आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों से बरामद हुआ। ईडी के रेड में भ्रष्टाचार से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईडी के मुताबिक संजीव हंस ने अपने पिता के नाम पर कई प्रॉपर्टी बना रखी है। चंडीगढ़ और गोवा समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी की जानकारी भी सामने आई है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्या पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी काजिम से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी काजिम ने पुलिस को बताया कि उसने जीतन सहनी से 2022 में 1 लाख रुपए लिया था। दूसरी बार उसने 2023 में 50,000 रुपए लिया। जीतन सहनी ने 4% के ब्याज को तय किया था। पैसे के बदले उसकी जमीन की कागजात भी रख लिए थे। काजिम ने पुलिस को बताया कि वो ब्याज चुकाने में असमर्थ था। 12 जुलाई को काजिम अंसारी अपने दोस्त के साथ जीतन सहनी से ब्याज की रकम कम करके हिसाब करने और जमीन के कागजात लेने उसके घर पहुंचा, जिस पर दोनों पक्षों में बात नहीं बनी। कहासुनी के 2 दिन बाद काजिम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाकुओं से मारकर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर बड़ा बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो हमारे साथ, हम उनके साथ, सबका साथ, सबका विकास कहना बंद कर। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अल्पसंख्यक मोर्चे को बंद करने वाले बयान पर जब सियासी घमासान मचा, विपक्षी पार्टियों ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी बताकर हमला किया। तो शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर सफाई दी। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। बयान को पीएम मोदी, पार्टी और केंद्र सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिमंता ने दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर अब 40% हो गई है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। सीएम हिमंता के इस बयान को टीएमसी ने देश को तोड़ने और भड़काने वाला बताया है। असम की मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए हिमंता ने बंगाल का भी नाम ले लिया था। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा कि हिमंता के आंकड़े झूठे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ
कि आपने कोविड के बहाने आज तक सेंसस नहीं कराया, तो 40% का ये आंकड़ा कहां से आया? हाथरस हादसे पर बाबा साकार हरि ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उनके मुताबिक हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसे होना था, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। इस असंवेदनशील बयान के बाद बाबा साकार हरि ने हाथरस हादसे को साजिश बताया है और कहा है कि कुछ लोग घटना के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खुलेगा। बड़ी खबर, उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। न्यायमूर्ति रथ की अध्यक्षता में बैठक के बाद रत्न भंडार खुलने का फैसला लिया गया। 46 साल के बाद खुलेगा मंदिर का रत्न भंडार। मंदिर के आंतरिक कक्ष में बना है रत्न भंडार। सुबह 9:50 से दोपहर 12:15 के बीच खोला जा सकता है। पुरी में 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खोला जाएगा। सरकार की बनाई समिति ने बैठक में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने का फैसला लिया है। मंदिर के आंतरिक कक्ष में बने रत्न भंडार में अनमोल रत्न और आभूषणों का विशाल संग्रह होने का विश्वास है। कक्ष की मरम्मति को देखते हुए उन्हें अस्थायी कोषागार में ट्रांसफर किया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति के मुताबिक रत्न भंडार सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 12:15 बजे के बीच खुल सकता है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीघा इलाके में एक घर से 35 से अधिक जिंदा कारतूस और बम बनाने का सामान बरामद किया। पटना पुलिस को छापेमारी में घर से 35 जिंदा कारतूस, पोटेशियम नाइट्रेट, एसीटोन, चारकोल पाउडर, सुतली, बॉडी प्रोटेक्टर जैसे कपड़े मिले हैं। आर्मी की वर्दी का कपड़ा भी बरामद हुआ है। विस्फोटक सामान देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल पाउडर जैसे सामान का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने बम बनाने वाले सामान के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। पुणे पुलिस ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। पूजा ने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुणे के डीएम पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूजा खेड़कर ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। वाशिम के सरकारी हाउस में पूजा खेड़कर ने अपना बयान दर्ज कराया। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने पुणे के जिलाधिकारी सुहास दिवसे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुणे पुलिस में इसकी लिखित शिकायत भी की थी। आपको बता दें कि ट्रेनी पूजा खेड़कर पुणे कलेक्टर कार्यालय में तैनाती के दौरान हुए विवादों में रही थी। पूजा ने पुणे में रहते हुए डीएम ऑफिस से अपने लिए बंगला, गाड़ी और खास दफ्तर की मांग की थी। वीआईपी मांग के बाद पुणे के डीएम ने उनकी रिपोर्ट भी की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। यूपी के मिर्जापुर के टोल प्लाजा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच लेटर वॉर जारी है। टोल प्लाजा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरोपों पर यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है। मिर्जापुर में टोल प्लाजा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग में स्थित अस्थायी टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग की गई थी। अनुप्रिया ने इस टोल प्लाजा को नियम के विरुद्ध बताया था। अनुप्रिया के लेटर का यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जवाब दिया है। नंदी ने कहा कि फतेहपुर एवं अहरोरा टोल प्लाजा में से एक ही स्थान पर टोल लेने की व्यवस्था है। स्थानीय लोग भी इस टोल प्लाजा को पूरी तरह से मानकों के विपरीत और अवैध बता रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है। नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने AK-47 इंसास समेत 7 ऑटोमोटिव हथियार बरामद किए। महाराष्ट्र सरकार ने एनकाउंटर करने वाली टीम को 51 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है।
महाराष्ट्र पुलिस की C60 फोर्स के जवान ने गढ़चिरौली इलाके में एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों और C60 कमांडो के बीच करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सर्चिंग के दौरान कमांडो और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और आखिरकार सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को 12 से 15 नक्सलियों की सूचना मिली थी। पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए नक्सली लक्ष्मण उर्फ विशाल अतराम नाम की पहचान की है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ा हादसा हो गया। ताजिया लेकर जा रहे मुहर्रम के जुलूस पर घर का छज्जा टूटकर गिर गया। एक बच्चे की मौत हो गई, 50 से अधिक लोग घायल हो गए। भीड़ पर छज्जा गिरने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। 50 से अधिक लोग मलबे में दब गए। मौजूद लोग घायलों को लेकर कन्नौज के जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद से मुसीबत कम नहीं है। अस्पताल में बिजली नहीं थी। घायल लोग अस्पताल में गर्मी से तड़प रहे थे। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे थे और टाके भी लगा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब ताजिया देखने के लिए भारी संख्या में लोग घर के छज्जे पर चढ़ गए। छज्जा इतने लोगों का भार नहीं सह सका और गिर गया। छज्जे के नीचे खड़े लोग उसमें दब गए।